नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक वाटर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी की। लेकिन पिछले दिनों हमने जो वाटर सेक्टर की कंपनीज डिस्कस की वो बेसिकली ईपीसी या जिसको कहें कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज थी, यानी कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है जो वाटर सेक्टर में काम करती है और वाटर सेक्टर के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाती है। क्या क्या इक्विपमेंट बनाती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, क्या इसकी भविष्य की योजनाएं हैं, कैसे ये एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रही है, ये सब जानेंगे। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अनुरोध हमें श्री CR पटेल साहब से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है जैश इंजीनियरिंग। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये जैश नाम कहाँ से आया। तो देखिए, ये जो है ये कंपनी इंदौर बेस्ड कंपनी है और इसकी जैश भाई पटेल करके इनके संस्थापक थे जो मैकेनिकल इंजीनियर थे। और 1948 में 1948 में स्वतंत्रता से एक साल बाद उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। और ये कंपनी उस समय मशीन टूल्स यानी लेथ, ड्रिलिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन इस तरह की चीज़ें बनाती थी। इसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स इन्होंने चेंज किए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कंपनी 2017 में अपना NSE में IPO लेके आई और तब से ये NSE में लिस्टेड है। तो अब बात करते हैं ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो जैसे मैंने बताया, वाटर सेक्टर के लिए ये उपकरण बनाती है। अब ये उपकरण क्या हुआ, तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, आपके घर में पानी का कनेक्शन है, तो होता क्या है कि जब पानी का कनेक्शन जब मेन लाइन से आता है तो वहाँ पर आपका एक मीटर लगा रहता है और मीटर के पास एक वाल्व होता है, ठीक है, जिससे कभी मान लीजिए आपके घर में कोई लीकेज हो जाए या कुछ और समस्या आ जाए तो आप उस मेन लाइन के वाल्व को बंद कर देते हैं। तो वाल्व एक उपकरण है। उसके बाद हो सकता है आपके पानी का प्रेशर उतना तेज़ नहीं होता हो, तो हो सकता है आपने मोटर लगा रखी हो, तो मोटर एक उपकरण है। इसके बाद जो पाइप हैं वो आपके घरों में अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कनेक्शंस, डिफरेंट कनेक्शंस आपको होंगे। कहीं आपने गीज़र से रिलेटेड जो 2 नल वाला कनेक्शन होता है वो आपने लगा रखा होगा, कहीं सिंगल नल लगा रखा होगा। तो इस तरह के अलग अलग जो इक्विपमेंट लगते हैं ये पूरे वाटर सप्लाई लाइन में लगे हुए हैं। तो इस तरह के उपकरण ये कंपनी बनाती है। लेकिन आप कृपया ये ध्यान रखें, ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, यानी जब पानी की सप्लाई किसी झील वगैरह से आपके घरों तक होती है, जिसको म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। फिर इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट बनाती है। फिर वेस्ट वाटर, रीयूज़ वाटर, वेस्ट वाटर मतलब जो ड्रेनेज वाटर होता है, मतलब हमारे घर से जो बाहर निकल जाता है, चाहे वो सीवेज के फॉर्म में हो, चाहे आपका नॉर्मल ड्रेनेज हो। फिर रीयूज़ वाटर यानी जो वाटर रिसाइकिल हो रहा है, उस वाटर रिसाइकलिंग के लिए अगर कोई प्लांट लगा रहा है तो उसके लिए कोई उपकरण है वो। फिर डिसैलिनेशन के लिए, यानी डिसैलिनेशन के लिए कोई प्लांट लगा रहा है तो उसके लिए उपकरण। और स्टॉर्म वाटर, तो जैसे सड़कों पे बरसात का पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उपकरण। तो सरल भाषा में कहें तो ये पानी को चाहे कंट्रोल करने, चाहे उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए कोई उपकरण हो उसके लिए, या पानी को फिल्टर करने के लिए कोई उपकरण हो उसके लिए, या पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई उपकरण हो उसके लिए, या पानी से जब बिजली बनाते हैं जिसको हाइड्रो पावर होती है तो उसके लिए उस पानी को उस हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ डायरेक्ट करने के लिए जो उपकरण होते हैं ना, वो बेसिकली उपकरण बनाती है। तो बेसिकली इनके 4 तरह के मेन उपकरण हैं जिनसे इनका रेवेन्यू आता है। तो पहला है वाटर कंट्रोल गेट्स। देखिए, वाटर कंट्रोल गेट्स वो उपकरण हैं जो बांधों पर लगाए जाते हैं और जब बांध पूरा हो जाता है और फुल हो जाता है तो जैसे बोलते हैं ना, इस बांध के गेट खोल दिए गए या इस डैम के गेट खोल दिए गए, तो वो एक स्लाइडिंग डोर टाइप चीज़ होती है जिससे वाटर का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। जब पानी की अधिकता होती है, जब ओवरफ्लो होने की संभावना होती है तो उन गेट्स को ऊपर कर दिया जाता है, शटर टाइप चीज़ होती है उनको ऊपर कर दिया जाता है और पानी को
जो है डाउन स्ट्रीम रन करने दिया जाता है, अदरवाइज़ वो डैम में रहता है। तो ये इनका जो वाटर कंट्रोल गेट्स है, इनसे इनका जो रेवेन्यू आता है वो 63% आता है। फिर स्क्रीनिंग इक्विपमेंट हो गया। अब स्क्रीनिंग क्या हुआ, अब आपको कोई काम, जैसे मान लीजिए आपका स्टॉर्म वाटर है या सड़क पे पानी बह रहा है बरसात पे, अब उसको आपको एक पर्टिकुलर जगह इकट्ठा करना है ताकि उसको आप बाद में फ़िल्टर कर सकें, और उसको एक चैनलाइज करना है एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ ताकि वहाँ पर उसको फ़िल्टर किया जा सके। तो पहले लेवल पे जो फिल्ट्रेशन है, तो उसमें जो कचरा है, गंदगी है, कुछ आपके डेबरीज हैं, कुछ कंकड़ पत्थर हैं, वो प्लास्टिक है, वो जिस स्क्रीन को लगा के अलग किया जाता है, तो उस तरह की स्क्रीनिंग इक्विपमेंट भी ये बनाते हैं। और कई तरह की जगह ये यूज़ होते हैं। ये रिसाइकलिंग में भी होते हैं, ये स्टॉर्म वाटर में भी होते हैं, ये नॉर्मल जो म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पर भी ये स्क्रीनिंग काम आती है। तो यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है 16%। फिर वॉल्व्स बनाते हैं। वॉल्व्स का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो नल है। तो अपना नल जो है ना, जिसको अपन टोटी जिससे बंद करते हैं, वो तो एक वाल्व है। उससे क्या होता है, पानी का फ्लो रेगुलेट होता है। खोल दिया तो ज़्यादा पानी आने लग जाता है या पानी शुरू हो जाता है, और अगर आपने बंद कर दिया तो बंद हो जाता है। तो वाल्व से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 11% से आता है। फिर ये जैसे मैंने बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट कहीं लगा, उसकी तरफ वाटर को चैनलाइज करने या मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए उस साइड में जहाँ प्लांट लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी इक्विपमेंट बनाते हैं। तो वहाँ से इनका रेवेन्यू जो है ना वो 10% आता है। तो मेजर कारोबार वो वाटर कंट्रोल गेट से आता है। जैसे मैंने बताया उसका 63% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। अब इनके बायर कौन है, तो देखिए इनके बायर जो है ना वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो वाटर सेक्टर में काम करते हैं, जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स हुआ, जैसे वीएटेक वाबाग हुआ, जैसे एनवायरो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड हुआ, तो इस तरह के जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वाटर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो इनके इक्विपमेंट के खरीदार है। और अल्टीमेट कंज्यूमर जो है ना, फाइनली किसके पास जाता है, वो है गवर्नमेंट। क्योंकि वाटर सेक्टर अभी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जो है ना वो आदमी की ज़िंदगी के लिए असेंशियल है। इसलिए सरकार जो है ना इसको बहुत कड़ी तरीके से अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। अब बात करते हैं इनके ऑपरेशंस की। तो देखिए 63% रेवेन्यू जो इनका आता है वो आता है फॉरेन से, और केवल 37% जो रेवेन्यू है वही भारत से आता है। अमेरिका से इनका रेवेन्यू 40% आता है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया से इनका रेवेन्यू 16% आता है। यूरोप एंड अफ्रीका से 6% आता है, और मिडिल ईस्ट से वहाँ से इनका रेवेन्यू 1% आता है। तो अब बात करते हैं इनका रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना आता है। तो म्यूनिसिपल वाटर यानी सीवेज वाटर, या जो हम लोग पानी जो है यूज़ करने के बाद बहा देते हैं वो ड्रेनेज में चला जाता है, तो उस एरिया से यानी उसकी रिसाइकलिंग के इक्विपमेंट से 60 से 70% रेवेन्यू इनका आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो पानी होता है उसके लिए जो इक्विपमेंट उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो इक्विपमेंट ये बनाते हैं, तो उसमें 10 to 15% आता है। फिर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो हुआ, जैसे आपने किसी झील से पानी लिया और उसको फ़िल्टर किया, तो उसके लिए ये जो इक्विपमेंट बनाते हैं तो उससे 10 से 15% आता है। फिर जो आपका बरसात का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसको अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो वहाँ से इनका उसकी इक्विपमेंट से इनका रेवेन्यू 5 to 10% आता है। फिर हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पर 5 to 10% आता। अब मैं आपको एक बात वापस रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए ये फिल्ट्रेशन वाली कंपनी नहीं है, ये फिल्टर्स नहीं बनाते हैं। ये उसको जैसे मैंने बताया उस पानी को कंट्रोल करना, बेसिक फिल्ट्रेशन करना, जैसे स्क्रीन वगैरह बनाना, ठीक है, और उसको चैनलाइज करना, यानी पानी को एक सर्टेन डायरेक्शन में भेजने के लिए जो इक्विपमेंट है, तो वो ये फिल्ट्रेशन कंपनी नहीं है, नहीं ये ईपीसी कंपनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। तो देखिए इनकी जो 6 यूनिट्स हैं जो भारत में, यूके में, यूएसए में प्रेजेंट हैं। 45 देशों तक इनका एक्सपोर्ट है, और ये 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना वो अपने इस सेगमेंट में, मतलब वाटर से रिलेटेड जो मैंने सेगमेंट्स आपको बताए उसमें 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। तो ये इनकी जो ग्रोथ है
वो कंपनीज़ के सिमिलर टाइप की जो कंपनीज़ होती है उसके एक्विजिशन से आती है। तो इन्होंने भारत में 2009 और 2011 में 2 एक्विजिशन किए, और इसके बाद 2014 में इन्होंने ऑस्ट्रिया में एक एक्विजिशन किया। इसके बाद 2016 में अमेरिका में रॉडनी हंट करके एक कंपनी है, वो वहाँ से उस कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन किया। और अभी 2 साल पहले यूके की एक कंपनी 2023 में इन्होंने एक्वायर की है। तो अब बात ये करते हैं कि इनकी ये जो स्ट्रैटेजी जो अलग अलग देशों में ये कंपनीज एक्वायर करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये अपना फुटप्रिंट, अपना जो पैर जो है ना, वो उन जो पश्चिमी देशों वाली जियोग्राफी में जमाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो वाटर रिसाइकलिंग के प्रति अवेयरनेस या एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। और भारत में अभी ये धीरे 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 आ रही है, लेकिन अभी भी भारत में ये सेक्टर पूरी तरह ओपन अप नहीं है, जिसका कारण मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रम्प साहब ने जो 25% का टैरिफ लगाया है, और इनका एक सब्सिडरी यानी जैश इंजीनियरिंग की एक सब्सिडरी रॉडनी हंट वो यूएसए में है, और यहाँ से यानी कि जैश इंजीनियरिंग भारत से जो एक्सपोर्ट करता है रॉडनी हंट को, उस पर तो ओवरऑल इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, रॉडनी हंट से 293 करोड़ का इनको लगभग रेवेन्यू आता है, और कंपनी का ये कहना है कि ये जो कंपनी है यानी रॉडनी हंट, वो जैश इंडिया से, भारत में जो कंपनी है उससे करीब करीब 90 करोड़ का माल इंपोर्ट करती है, और ये टैरिफ के अंतर्गत केवल 30 करोड़ का जो माल है ना, वही 25% टैरिफ में आता है। फर्दर इनका ये कहना है कि अमेरिका का एक एक्ट, बिल्ड अमेरिका बाय अमेरिका, उससे हमारी जो रॉडनी हंट कंपनी है वो फुली कंप्लायंट है। और ये एक्ट एक्चुअली ये कहता है कि अमेरिका में अगर अमेरिका सरकार द्वारा फंडेड कोई प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर 55% तक अमेरिकन माल और इक्विपमेंट होना चाहिए। अब वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट, पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं, उनमें एक सप्लायर रॉडनी हंट भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि चूंकि रॉडनी हंट वहाँ पर खुद अपने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए हम बिल्ड अमेरिका बाय अमेरिका वाला जो रूल है ना, वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं, और हमको उस एक्ट से कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी ऑर्डर बुक की। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 860 करोड़ रुपए की है, और 31 मार्च 2025 तक। और इसके बाद इसमें 63% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटसाइड इंडिया वाले हैं। मैं फिर बता दूं, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स को माल सप्लाई करते हैं। और 37% जो है वो भारत में है। अब स्ट्रेंथ की बात करूं तो प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है, आप देखिए पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। फिर इन ग्रोइंग सेक्टर, वाटर सेक्टर जो है ना भारत में बड़ा ग्रो करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, भारत में और विश्व में बहुत ग्रो करने वाला है। लेकिन देखिए, हम शेयर होल्डर हैं, हमको शेयर के भाव से मतलब है। सेक्टर तो बहुत सारे ग्रो करने वाले हैं, लेकिन उन सेक्टर्स में जो शेयर्स हैं उनके भाव क्या हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। तो ग्रोइंग सेक्टर में कंपनी है। फिर ये जो अभी टारगेट कर रहे हैं वो 1000 करोड़ की सेल का टारगेट इनका इस साल का है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 का। वीकनेस की बात करूं तो एक तो फोकस सिंगल सेक्टर पे, वाटर सेक्टर में, उसके अलावा इनका काम, इनके इक्विपमेंट कहीं और काम आते नहीं है, तो डाइवर्सिफाइड नहीं है। वाटर सेक्टर में ये इनके जो इक्विपमेंट है वो अलग अलग एरिया में डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन सेक्टर वाइज इनका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अगर वाटर सेक्टर में कोई पॉलिसी रेगुलेशन या पॉलिसी चेंज आता है तो बेसिकली इनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या है कि रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, जो मेजर इनका जो रॉ मटेरियल वो स्टील है, तो स्टील के दाम वही इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं। फिर वही प्रॉब्लम आती है कि भाई अब स्टील मैं अपने क्लाइंट को ये हायर रॉ मटेरियल अगर हो जाता है तो मैं पास ऑन कर सकता हूँ। फिर क्या है, लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल है। उसका कारण क्या है कि ये पहले ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर जैसे इनको ऑर्डर मिलता है वैसे ही ये जो अपना रॉ मटेरियल उसको
परचेज करने का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब वो फिर धीरे धीरे बनता है। फिर अगर स्पेशली गवर्नमेंट उनकी क्लाइंट हो गई तो उसका क्या है कि जो पैसा आता है वो धीरे धीरे आता है, इसलिए इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा है और इसके कारण इनके ऊपर डेट भी है। 230 दिन का इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। फिर चूँकि पूरे देश विश्व के कई भागों में इनकी सब्सिडरीज हैं, तो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन के साथ साथ इनको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो है ना, क्योंकि इनका पैसा जब भारत में आएगा वहाँ से, तो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन भी इनको फेस करनी पड़ेगी। अब मार्केट कैप की बात करूं तो 3400 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है बड़ा अच्छा आरओई है, 22% का। डेट टू इक्विटी 23 है, हर 100 रुपये पे 23 रुपये का कर्जा है, ठीक है, मैनेजेबल है। पी 40 का है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 26% है, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 39% है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो पिछले मार्च के कंपैरिजन में, यानी मार्च 2024 के कंपैरिजन में मार्च 2025 में 43% रह गई है, यानी कि 6% गिरी है। एफआईआई की होल्डिंग भी माइनस हुई है, 2% है। डीआईआई की होल्डिंग लगभग 1% है और पब्लिक की होल्डिंग 54% है, जो काफ़ी बड़ी है। अब मैं पब्लिक की होल्डिंग का मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। मार्च 2024 में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे ना वो 9700 यानी 9700 थे, और मार्च 25 में बढ़कर 52,600 हो गए। और इसके भी इम्पॉर्टेंट बात कि 29 दिसंबर 2024 में 29,600 इनके शेयर होल्डर्स थे, और ये मार्च 2025 में यानी 3 महीने में बढ़कर 52,600 हो गए। यानी कि इस पिछले दिसंबर और मार्च के बीच में कहीं ये कोई टिप या रिकमेंडेशन या कुछ ऐसी चीज़ आई है जिसके कारण अचानक से इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर घुस गए। अब देखिए इसके पी जो है ना, ये मुझे लगता है, क्योंकि आप में से कई मेरे मित्रों ने कहा है कि ज़रा सा हमें ये बताइए कि कितना अप्रॉक्सीमेट पी होना चाहिए। वैसे पी कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग कंपनीज़ के लिए 20, 22, 25, तो हायर साइड में आप ये मान लीजिए कि 25 का पी जो है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। और अब ये 40 का पी जो है ना वो B2B बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब ये रिटेल की उसको या आप या हम जैसे लोगों को तो कुछ सप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसके अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस भाव से इस पी से कुछ पैसा कमा पाएंगे। कंपनी अच्छी है, अच्छे सेक्टर में, उभरते सेक्टर में, लेकिन हम शेयर होल्डर हैं, हमें शेयर के भाव से मतलब है, हमारा इन्वेस्टमेंट है ये, हमें कंपनी चलाने का मतलब नहीं है। खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।